प्रिय छात्रों, ये मृदा से संबंधित अपनी संसाधन संबंधी तीसरी क्लास है, जिसमें पहले भी हम एक मृदा का वर्गीकरण बता चुके हैं मृदाओं के उसका, जिसमें यूएसडीए डिपार्टमेंट ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यूएसडीए डिपार्टमेंट ने उसको 3 भागों में बांटा। कटिबंधीय मृदा, अंतःकटिबंधीय मृदा और अपार्श्व मृदा। अब हम ये देखेंगे कि जो यह वर्गीकरण है यह CSCS संयुक्त राज्य अमेरिका के मृदा सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे संक्षेप में CSCS भी कहते हैं। 1975 में अपनाई गई यह और 1990 में मृदा वर्गीकरण शब्द अपनाया गया इसके लिए। और इसमें आप देखिएगा, इसमें CSCS डिपार्टमेंट ने जो CSCS योजना के अंतर्गत विश्व की सभी मृदाओं का उच्चतम वर्ग की 11 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसके प्रमुख आधार मृदा पार्श्व के विभिन्न संस्तरों के लक्षणों को मापा गया है। ये नवीनतम वर्गीकरण है और जिसके आधार तत्व इन्होंने माने मृदा का संगठन। मृदा का संगठन किससे है और लाक्षणिक संस्तरों, जो इसके जो लक्षण हैं इनके संस्तरों की उपस्थिति या अनुपस्थित है, उनके बारे में चर्चा की है। मृदा परिस्थितिकाओं के संस्तरों का समान अंशों में विकास के बारे में इसको आधार माना है इसके लिए मृदा वर्गीकरण में, और अपक्षय निक्षालन की क्रियाओं को भी इसमें महत्व दिया है। तो ये इन 4 आधारों पर इनका वर्गीकरण 11 भागों में किया है। तो अपन एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। ये देखिएगा, एंटी सॉल मृदा। एंटी सॉल मृदा मैप आपके पास में रखिएगा। मैप इसमें भी दिखा रखा है कि कौन कौन सी मृदा है, किस किस भागों में फैली हुई है। ये मृदा जो एंटी सॉल मृदा होती है पूर्ण विकसित नहीं होती, इनके संस्तर विकसित नहीं होते हैं, जिस कारण मृदा संस्तर दृष्टिगत नहीं होते हैं। ठीक है। यद्यपि ए संस्तर एक पतली परत के रूप में C तथा R संस्तर पर अध्यारोपित रहता है, इसके विकास को जलवायु अधिक प्रभावित नहीं कर पाती है। इसकी 5 उप श्रेणियाँ हैं। ठीक है। तो एक आपको ये इसके बारे में थोड़ा थोड़ा इसमें जानकारी होना चाहिए, ज़्यादा अंदर इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंटीलॉस जो मृदा है इसके संस्तर विकसित नहीं होती है, पूर्ण विकसित मृदा नहीं है और जलवायु इसको प्रभावित नहीं कर पाती है इस संस्तर को। फिर आता है हिस्टोसोल। ये हिस्टोसोल एक जैविक मृदा है। तो देखो ये जो संस्तर है ऊपर है और ये जैविक मृदा है, तो वर्ष पर्यंत जल संतृप्त रहती है, वर्ष भर इसमें जल रहता है और हम इन मृदाओं को दलदल, पिट और बंजर भूमि के रूप में पहचान सकते हैं। अब आपके आ जाएगी दलदल, पिट, बंजर भूमि किस मृदा के प्रकार है, तो एंटीसॉल, हिस्टोसॉल, वेस्टिसॉल, सेप्टिसॉल, इनके नाम आ जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जहाँ पर जल भरा रहता है और दलदल और पिट और बंजर भूमि से युक्त होते हैं, ये हिस्टोसॉल वाले क्षेत्र होते हैं। और C संस्तर में जैविक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहता है इसमें, और C संस्तर में मृत्तिका मिलती है। और हिस्टोसोल मृदा में अम्ल की अधिक मात्रा होती है। ये क्या होती है, एसिडिक मृदा होती है हिस्टोसोल, जबकि पोषक तत्व इसमें कम होते हैं और अम्ल की मात्रा अधिक होती है। प्राकृतिक तथा कृत्रिम प्रभाव द्वारा इन्हें नष्ट भी किया गया है ना। ठीक है। इन क्षेत्रों में सब्जी वब्जी भी की जा सकती है, इसके बारे में इसे बताया गया है। अब देखिएगा वर्टिसोल। जो वर्टिसोल है, वर्टिसोल मृदाओं के गठन में 35% मात्रा मृत्तिका की होती है। किसकी होती है? 35% क्ले, मृत्तिका की होती है। इस कारण ही नमी की कमी आते ही इसमें दरारें पड़ जाती है। नमी की कमी आते ही इसमें क्या पड़ जाती है? दरारें। तो आप और मृत्तिका कणों की व्युत्पत्ति स्रोत इनका मूल पदार्थ है। वर्टिसोल मध्यतापीय उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में मिलती है। सामयिक सूखा तथा मौसमी नमी मिलती है। अब आप देखते होंगे जहाँ कहीं सूखा पड़ जाता है तो वहाँ मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, तो वो वाले क्षेत्र क्या होते हैं? वर्टिसोल मृदा वाले। ये मृदा ऑस्ट्रेलिया, भारत, सूडान में अधिक मिलती है। अब आता है इंसेप्टिसोल। अब ये इंसेप्टिसोल मृदा है, इनके संस्तरों का शीघ्र विकास मिलता है जो पूर्ण नहीं होता। इनमें जल इतना रहता है कि वर्ष में 1/3 समय में पौधे जीवित रह सकते हैं और इसका प्रारंभ बीज संस्तर से होता है। लाल रंग लिए होते हैं ये और मृत्तिका का अभाव पाया जाता है। इसके कण बारीक होते हैं और ये मृदाएं सामान्य आर्द्र जलवायु प्रदेशों में मिलती है। तो ये इंसेप्टिसोल मृदा कहाँ मिलेगी? आर्द्र वाले में, जिनके संस्तर विकसित नहीं होते हैं तो पूर्ण विकसित नहीं होते। अब ये देखिएगा, ये इनके मैप में दर्शा रखे हैं ये क्षेत्र कि ये कौन से क्षेत्र हैं जो यानी कि यहाँ पे मृदा का जो नवीन वर्गीकरण दिया गया है, इनके क्षेत्र इसमें बता रखे हैं, आप इसमें देख सकते हैं। एरिडो यानी शुष्क क्षेत्रों में, जो मरुस्थलीय क्षेत्रों की दशाएं जहाँ पाई जाती हैं, जीवाश्म का जहाँ अभाव पाया जाता है, वर्षा जहाँ कम होती है और वर्षा की जल उपलब्धता भी जहाँ कम होती है, तो वहाँ इन क्षेत्रों में
ये एरिडोसोल मृदा पाई जाती है और ये शुष्क मरुस्थलीय दशाओं में पाई जाने वाली मृदा है जिसमें कैल्शियम, जिप्सम, लवणीय खनिजों की पर्याप्त मात्रा होती है। ये एरिडोसोल मृदा हो गई तो मरुस्थलीय क्षेत्रों वाली। अब देखिएगा मोलिसोल। अब मोलिसोल है, ये सूक्ष्म तापीय से उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में मिलने वाली मृदा है मोलिसोल। इसमें निक्षालन और कैल्सिफिकेशन क्रियाएं अधिक होती है। इनमें ऊपरी संस्तरों के निर्माण मौलिक एपिडेशन द्वारा होता है और इनके संस्तर काले होते हैं और ये ए और बी संस्तर में कैल्शियम की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है। ये क्षेत्र स्टेपीज, प्रेरीज और पंपास घास के मैदानों में फैले हुए हैं। तो यानी कि जो घास के मैदान हैं वो मोलिसोल मृदा वाले क्षेत्रों में माने जाते हैं। तो ये हो गया जैसे स्टेपीज घास के मैदान जो यूरेशिया में फैले हुए हैं मुख्य रूप से, और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जो प्रेरीज घास का मैदान है, और दक्षिणी अमेरिका में पंपास घास के मैदान है, जो शीतोष्ण घास के मैदान हो गए एक तरीके से ये, तो उनमें ये मोलिसोल मृदा पाई जाती है। तो जो अब ये क्वेश्चन आ जाए कि इन घास के मैदानों में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो वो कौन सी है? मोलिसोल मृदा। अब देखिएगा अल्फीसोल। ये अल्फीसोल है, इनके नाम थोड़े एक जैसे ही हैं, जैसे वर्टिसोल, अंटिसोल, हिस्टोसोल, तो आप थोड़ा इसमें कंफ्यूज ना हो। अल्फीसोल है, ये मृदा आर्द्र जलवायु में मिलती है। बीज संस्तर में मृदा का संचयन मिलता है। इसमें रंग धूसर होता है, भूरा लाल लिए होता है। अब देखिएगा जो इनकी विशेषता है उसमें जीवाश्म का इसमें भी अभाव पाया जाता है और पौधों को मृदा जल की 3 महीने ही उपलब्ध हो पाता है इस क्षेत्र में। तो ये क्षेत्र कौन से हैं अल्फीसोल के? मुख्य रूप से मध्य उत्तरी अमेरिका, यूरोप, मध्य साइबेरिया, उत्तरी चीन, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी ब्राज़ील, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी भारत आदि में पाई जाती है। कृषि की दृष्टि से यह उपजाऊ मानी जाती है। अब ठीक है, अल्फीसोल से पता चल गया कि ये कृषि के लिए उपजाऊ मृदा है और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसकी जगह बता दी आपको, और इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। अल्फीसोल का विस्तार क्षेत्र आर्द्र भूमध्यरेखीय प्रदेश तथा सहारा एवं कालाली के रेगिस्तानों के मध्य में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी यह पाया जाता है। तो ये इनके क्षेत्र हो गए, इनकी विशेषताएं हो गई अल्फीसोल्स की। अब आप देखिएगा स्पेडोसोल। स्पेडोसोल यह उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी भाग में विकसित हुई है और इसमें अम्ल की मात्रा स्पीड यानी कि स्प्रीड वो से स्प्रीड से पता चल गया कि अम्ल की अधिकता है और पोषक तत्वों और जीवाश्म की इसमें कमी पाई जाती है। जल धारण जल धारण करने की क्षमता स्पेडोसोल मृदा में कम होती है और उत्पादकता कम होने के कारण कृषि के लिए कम महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद में आता है अल्टीसोल। अब अल्टीसोल ये मृदा आर्द्र उपोष्ण और शुष्कतर उष्णकटिबंधीय जलवायु और मानसूनी जलवायु प्रदेशों में यह पाई जाती है। मैप में इसकी आप लोकेशन देख सकते हैं और वनाच्छादित क्षेत्रों में होता है इसका मुख्य निर्माण और इनका रंग पीला भूरा लिए हुए होता है और सवना घास के क्षेत्र इसके लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें ये हो गया अल्टीसोल का एक मतलब कि देखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी चीन, बोल्विया, दक्षिणी ब्राज़ील, पश्चिमी एवं मध्य अफ्रीका, भारत, म्यांमार, पूर्वी द्वीप समूह, उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली इनका सर्वाधिक विनाश स्थानांतरण कृषि द्वारा हुआ है। ठीक है, और इन्हें ये इनके भाग किए गए हैं 5। तो ये अल्टीसोल हो गया। और ऑक्सीसोल जो क्षेत्र है जो अपक्षयित पुरानी मृदा होती है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह मृदा मिलती है। इसमें वो संस्तर अच्छी व्यवस्था होती है, जैविक संस्तरों युक्त होते हैं और खनिजों के अत्यधिक अपक्षय होता है यहाँ पे, और लोहे के ऑक्साइड, एल्यूमिनियम तथा कैवलोनाइट अधिक मात्रा में यहाँ मिलता है। इसके अलावा एंडीसोल है वह 1990 में जोड़ी गई एक 11वीं नंबर की मृदा है। इसमें निर्माण में मूल पदार्थ नियंत्रित करता है। इसका मूल पदार्थ ज्वालामुखी राख है। परिप्रशांत महासागर की पेटियों में यह अधिक मात्रा में मिलती है, जिसको अग्निव्रत भी कहा जाता है। हवाई द्वीप समूह भी इसमें प्रमुख क्षेत्र है और एंडीसोल मृदाओं में पर्याप्त जीवाश्म मिलता है और जल धारण क्षमता अच्छी होती है। ये मृदाएं उर्वरक होती हैं। ये इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हो गई एक तरीके से। तो आप इसको जब बुक इस किताब इसमें आप इस नोट में आप देखोगे, पढ़ोगे, मैप में इसका अध्ययन करोगे कि कौन से क्षेत्र कहाँ पे हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताएं तो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। तो ये 11 हैं, तो आप इसका वर्गीकरण भी लिख सकते हैं। महत्वपूर्ण यही है, अगर आप इसका वर्गीकरण को लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद।